विषाणु जनित रोग, इसके अंदर पिछली क्लास में पढ़ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, चेचक पॉक्स, नया डिजीज चेचक। उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चेचक जो होता है वो एक प्रकार से कॉन्टाजियस वायरल डिजीज होता है जो संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा ये सभी प्रकार के जीवों में, जैसे कि गोवंश, भेड़, बकरी, भैंस, घोड़ा, सुअर, मुर्गी, सब के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट डिजीज ये होता है क्योंकि जल्दी से फैलने वाला डिजीज होता है। वेरियोला, इसको अलग नाम से इसको जाना जाता है, वेरियोला। और एक जूनोटिक डिजीज भी होता है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ये मनुष्य से पशु से मनुष्य में भी फैल सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। रोग कारक की बात करें तो रोग कारक जो होता है पॉक्स वायरिडी कुल से संबंधित जो वायरस होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, वो आगे अपन देखेंगे कि उनको क्या क्या नाम दिया गया है। चेचक जो होता है पॉक्स वायरिडी फैमिली से संबंधित होता है। पॉक्स वायरिडी जो कि एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इसको बोल सकते हैं। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं काउ पॉक्स, यानी कि केटल और बफेलो के अंदर होने वाला पॉक्स काउ पॉक्स कहलाता है। काउ पॉक्स एंड बफेलो पॉक्स, काउ पॉक्स, बफेलो पॉक्स। यानी कि केटल और बफेलो में होने वाला डिजीज या केटल और बफेलो में संक्रमित करने वाला जो डिजीज है वो क्या हो गया, काउ पॉक्स और बफेलो पॉक्स। ये मैंने अभी बताया था कि इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली है इसकी पॉक्स वायरिडी। फैमिली कौन सी होगी, पॉक्स वायरिडी। फैमिली कौन सी होगी इसकी, पॉक्स वायरिडी। इसके अलावा इसका जीनस इसका जो वंश है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑर्थीपॉक्स वायरस। ऑर्थीपॉक्स वायरस, इसके जीनस का क्या नाम हो गया, ऑर्थीपॉक्स वायरस। और वायरस का क्या नाम है, वायरस का नाम है काउपॉक्स वायरस। काउ के अंदर करने वाला काउपॉक्स वायरस और बफेलो के अंदर करने वाला बफेलोपॉक्स वायरस। सही है। ये दोनों जो है फैमिली और जीनस, ये दोनों सेम होती है। फैमिली सभी प्रकार के जो पॉक्स वायरस हैं, जैसे कि वो चाहे काउ में हो या हॉर्स के अंदर हो या वो पिग के अंदर हो, शीप, गोट, किसी के अंदर भी हो, उसकी फैमिली होती है वो सेम रहेगी। कौन सी, पॉक्स वायरिडी। सही है। जीनस भी उसका सेम रहता है, ऑर्थीपॉक्स वायरस। लेकिन जो ये मेंबर जो होता है, सदस्य जो होता है वो बदलेगा। वो काउ के अंदर करेगा तो उसको काउपॉक्स वायरस कह देंगे। बफेलो के अंदर अगर रोग उत्पन्न करता है तो उसको बफेलोपॉक्स वायरस कह देते हैं। सही है। नेक्स्ट इसमें आता है, ये तो हो गया रोग कारक, इटियोलॉजी। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। देखो ये वायरस जो होता है इसका लक्षण क्या होता है, पहले तो ये देखो कि काउ जो पॉक्स वायरस है वो लक्षण उत्पन्न करता है, मतलब छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं इसके ऊपर। ये त्वचा स्नेही वायरस होता है। क्या होता है, त्वचा स्नेही, मतलब ये त्वचा के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए इसको बोला जाता है त्वचा स्नेही वायरस। त्वचा के ऊपर लाल लाल से चकत्ते बन जाते हैं। सही है। या फफोले जैसी संरचना, पिस्टूल से जिसको बोला जाता है, फफोले जैसी संरचना इसके अंदर दिखाई देती है। अब जो फफोले होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं इस रोग के अंदर, जो अडर की संरचना होती है, अडर की स्किन जो होती है, अडर की स्किन जो होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये अपना प्रभाव दिखाता है। अडर की स्किन, क्योंकि अडर की स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है और उसी के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अडर के ऊपर पतले पतले से लाल लाल दाने समान संरचना दिखेगी। वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद उनके अंदर तरल पदार्थ बन जाएगा, मतलब फिस्ट्यूल्स बन जाते हैं उनके अंदर, या वेसिकल्स बन जाती है। अपन वेसिकल्स उनको खोल सकते हैं या फफोले बोल सकते हैं उनको, जो इसके अंदर बन जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं सबसे ज्यादा, अडर के अंदर। अब इसका फैलाव किस प्रकार होता है वो देखो, कोई दूध देने वाला पशु है, सही है, मिल्कर पशु है, जो मतलब दूध देने वाला, मिल्क प्रोडक्शन करने वाला पशु है, कोई भी मिल्कर यानी कि जो उनका दूध निकालने वाला जो भी
मानव की बात कर रहा हूँ, जो भी मिलकर है, सही है, जो दूध निकालने वाला जो भी इंसान है, वो इस पशु का दूध निकालेगा जिसको पहले से पोक्स हो रखा है, सही है, पोक्स हो रखा है, और जो पोक्स होता है वो अडर के ऊपर अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। तो अडर, जाहिर सी बात है, दूध निकालेगा तो अडर के टच होगा, उसका हाथ होगा कि नहीं होगा, तो उस टच की वजह से या दूध निकालने की वजह से जो वेसिकल्स होते हैं वो फूट जाते हैं। वो वेसिकल्स फूटने की वजह से जो वायरस होता है वो वेसिकल से बाहर निकल के जो मिलकर जो होता है, दूध निकालने वाला जो इंसान है, उसके हाथ में लग जाते हैं। उसके बाद वो किसी स्वस्थ पशु का दूध निकालेगा, तो स्वस्थ पशु का दूध निकालने के बाद उसके हाथ में लगे जो पोक्स वायरस है वो स्वस्थ पशु के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस प्रकार इस रोग का फैलाव एक पशु से दूसरे पशु में ज़्यादातर इसी वजह से होता है। इसके अलावा खान पान की वजह से भी ये हो सकता है। अगर ये जो मिलकर है, मिलकर के हाथ से जो हाथ पे जो वायरस लगा है वो अगर स्वस्थ किसी खाने के अंदर या पानी के अंदर चला जाता है, तो और उसे स्वस्थ वो पशु उस पानी को पीता है, संक्रमित पानी को, या उस भोजन को करता है, तो ये वायरस जो होता है वो स्वस्थ पशु के अंदर चला जाएगा। तो इसका फैलाव समझ में आ गया। एक त्वचा से नहीं है और अडर के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी मिलकर जो होता है, दूध निकालने वाला मानव किसी चेचक से संक्रमित पशु का दूध निकालेगा, तो वो जो वेसिकल्स होती है अडर के ऊपर वेसिकल्स बन जाती है, सही है, वो फूट जाती है। फूटने के बाद उसका वायरस उसके हाथ पे लग जाता है, और हाथ के लगने के बाद वो जब किसी स्वस्थ पशु का दूध निकालेगा तो ये वायरस होता है वो स्वस्थ पशु में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार इसका फैलाव होता है। इसके अलावा कीटों के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है। कई कीट ऐसे हैं जो इस रोग का वाहक के रूप में काम करते हैं, रोग के वाहक के रूप में काम करते हैं। मतलब किसी एक वायरस को एक पशु से दूसरे पशु में ले जाने का काम भी करते हैं कीट। तो ये जो होता है वो एक तो मिलकर के द्वारा ये रोग फैलता है, दूसरा कीटों के द्वारा ये रोग फैल सकता है। तो इसका फैलाव समझ में आ गया होगा। इस रोग के प्रति शरीर में उत्पन्न इम्यूनिटी जो होती है वो कई वर्षों तक रह सकती है। मतलब एक बार होने के बाद किसी पशु में ये रोग, वो एक बार होने के बाद कई वर्षों तक नहीं होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब ये वायरस प्रवेश करता है तो उसके प्रति शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है, प्रतिरक्षा बन जाती है। और जैसे ही दूसरा वायरस दोबारा इसको संक्रमित करने के लिए आता है तो पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज जो होती है वो उसको नष्ट कर देती है, और नष्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये रोग वापस से नहीं हो पाएगा। तो एक बार होने के बाद यह रोग उस पशु के अंदर कई वर्षों तक नहीं होता है, क्योंकि कई वर्षों की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा उस शरीर में बन जाती है। इसके अलावा इसका जो संक्रमण जो होता है, यानी कि जो मिलकर जो होता है, या अपन कह सकते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो पशु होता है, उसका दूध अगर वो पहले से इस पोक्स वायरस से संक्रमित है, सही है, तो उसका दूध जो होता है, दूध के अंदर ये पोक्स वायरस उसमें नहीं होता है, उसको मनुष्य के द्वारा काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये एक प्रकार का अभी बताया था मैंने, एक प्रकार का ये क्या है, जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है, इसका मतलब है कि मनुष्य में फैल सकता है, लेकिन ये मनुष्य में जो होता है बहुत ही कम मात्रा में लक्षण प्रदर्शित करता है, सही है। ये जो पोक्स वायरस, काउ पोक्स हो गया, ये जो पोक्स वायरस है, जो पशुओं में पाए जाने वाला पोक्स वायरस है, वो मानव को बहुत ही कम मात्रा में संक्रमित करता है, सही है, क्योंकि जो मानव की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है पशुओं के बजाय, तो इस वजह से ये जो वायरस होता है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो किसी भी संक्रमित पशु का दूध जो होता है मानव के द्वारा कोई नुकसान नहीं करता। ये होगी इसका एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है इसकी पैथोजेनेसिस।
अगर रोगजनकता की बात करें तो इसके संक्रमण के 3 अवस्थाएं पाई जाती है। संक्रमण के बाद शरीर में इस रोग की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? आप कहाँ से? रोसेला, रोसेला स्टेज, मतलब 3 अवस्थाएं। रोसेला स्टेज इसके अंदर हो गई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था पेपुलर, पेपुलर अवस्था हो गई। ये पॉक्स वायरस जो होता है इसकी, यह पॉक्स डिजीज की अवस्थाएं होती है, जो सारी की सारी 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं वो पशु के अंदर पाई जाती है। रोसेला अवस्था हो गई, पेपुलर अवस्था हो गई, इसके अलावा वेसिकुलर अवस्था, वेसिकुलर स्टेज हो गई। इसके बाद में पस्चूल्स, पस्चूल्स अवस्था हो गई। नेक्स्ट आती है डेसिक्यूमिनेशन स्टेज। ये स्टेज, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं इसकी पाई जाती है। कौन कौन सी? रोसेला अवस्था पहली, दूसरी पेपुलर अवस्था, तीसरी वेसिकुलर अवस्था, चौथी पेस्टूल्स अवस्था और चौथी 5वीं हो गई डेसिक्यूमिनाइन अवस्था। 5वीं कौन सी हो गई? डेसिक्यूमिनाइन अवस्था। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 6 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है इस वायरस का? 3 से 6 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का हो गया? 3 से 6 दिन का। अब ये रोग किस प्रकार करता है इसमें हम देखो। सबसे पहले जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, सही है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जिस स्थान के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है या जिस त्वचा के ऊपर, जिस स्थान की स्किन के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, वहाँ पे सबसे पहले तो जो स्थान है वो लालिमा युक्त हो जाएगा। जिस स्थान पे संक्रमण उत्पन्न कर रहा है वह स्थान क्या हो जाएगा? लालिमा युक्त, यानी कि लाल हो जाएगा। उस स्थान को लालिमा युक्त स्थान बोल सकते हैं या लालिमा युक्त त्वचा उसको बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिथेमेटस अवस्था। इरिथेमेटस अवस्था मतलब किसी स्थान का या त्वचा का लाल होना क्या कहलाता है? इरिथेमेटस अवस्था। इसके बाद में वह स्थान क्या हो गया? लाल हो गया। लाल होने के बाद वहाँ पे पेप्यूल बन जाते हैं। लाल होने के बाद वहाँ पे क्या बन जाते हैं? पेप्यूल बन जाते हैं। और पेप्यूल जो होते हैं वो बाहर की तरफ ऊपर उठे हुए स्थान होते हैं, उभरे हुए स्थान जिसको बोल सकते हैं। पेप्यूल मतलब उभरे हुए स्थान, उभरे हुए स्थान। जो लालिमा युक्त त्वचा थी उसके बाद में वहाँ पे क्या बन गए? पेप्यूल्स बन गए, जहाँ पे जो स्किन होता है उसका जो स्किन का स्थान जो होता है वो ऊपर से उभर जाता है, मतलब बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? पेप्यूल बोला जाता है। पेप्यूल के बाद में क्या बनते हैं? इसके चारों तरफ क्या होता है? रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, चारों तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त का प्रवाह क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसके बाद ये जो पेप्यूल होते हैं ये हल्के रंग के हो जाते हैं। पेप्यूल हल्के रंग के हो जाते हैं। पेप्यूल जो होते हैं वो हल्के रंग के हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? ये हल्के रंग के होने के बाद पेप्यूल जो होते हैं हल्के रंग के हो जाते हैं। इसके बाद ब्लिस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लिस्टर का निर्माण होता है। ब्लिस्टर का मतलब होता है हल्के पीले रंग के फफोले बनना। ब्लिस्टर का मतलब होता है हल्के
पीले रंग की फफोले बनना। जो हल्के पीले रंग के जो फफोले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको ब्लिस्टर बोला जाता है। तो ब्लिस्टर का निर्माण होता है, पेप्यूल्स हल्के रंग के हो जाते हैं और हल्के रंग के होने के बाद यानी कि वो फफोले का रूप ले लेते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, ब्लिस्टर बोला जाता है। इसके बाद ये ब्लिस्टर जो होते हैं वो बीच से दब जाते हैं, यानी कि मध्य से ये दब जाते हैं। बीच से क्या होते हैं, ये दब जाते हैं। बीच से दबने के बाद ये फूट जाते हैं, दबेंगे तो जाहिर सी बात है फूटेंगे। उसके बाद ये जो फफोले होते हैं ये फूट जाते हैं। इसके फूटने के बाद एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है। फूटने पर तरल पदार्थ बाहर निकलता है, जो अभी आपने बताया हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ इसमें भरा होता है, वो तरल पदार्थ बाहर निकलता है। और जब ये तरल पदार्थ बाहर निकलता है तो उसके बाद में जो संरचना बनती है उसको बोला जाता है पस्चूल्स। पस्चूल्स का निर्माण मतलब जब ये तरल पदार्थ फफोले से यानी कि ब्लिस्टर से जब ये तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है इसके फूटने के बाद, उसके बाद जो संरचना बनती है उसको बोला जाता है पस्चूल्स। क्या बोला जाता है इसको, पस्चूल्स बोला जाता है। सही है। इस पस्चूल्स के अगर बात करें तो पस्चूल्स क्या होता है, पस्चूल्स मोटी संरचना होती है, एक मोटी संरचना होती है, लाल होती है क्योंकि इसके अंदर रक्त सप्लाई बढ़ जाती है और चिपचिपी पपड़ी के समान संरचना दिखाई देती है, पपड़ी के समान संरचना बन जाती है। पपड़ी के समान संरचना बन जाती है। ये होगी इसकी पैथोजेनिस। पैथोजेनिस सबसे पहले देखो, जिस स्थान पर वायरस ने संक्रमण किया उस स्थान पर रक्त सप्लाई बढ़ जाती है। सही है, उसकी वजह से वहाँ पे जो स्थान होता है वो लाल हो जाता है, इसको बोला जाता है इरिथेमेटस एरिया। इरिथेमेटस एरिया मतलब जहाँ पे रक्त सप्लाई बढ़ गई, लाल हो गया पूरा शरीर, जो स्थान होता है लाल हो गया, इसलिए इसको इरिथेमेटस बोला जाता है। इरिथेमेटस के बाद में वहाँ पे उसका वो जो स्थान है जहाँ पे इरिथेमेटस हुआ था वो धीरे धीरे उभरने लगता है और उसको क्या बोला जाता है, पेप्यूल बोला जाता है। उस स्थान को क्या बोला जाता है, पेप्यूल बोला जाता है। पेप्यूल के चारों तरफ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और जो ये लाल रंग का हो जाता है। इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है वो लाल रंग का हो जाता है, लेकिन जो बीच का जो एरिया है वो हल्के रंग का हो जाता है, इसलिए इसको पेप्यूल जो होते हैं वो बीच में से हल्के पड़ जाते हैं। चारों तरफ लाल हो जाते हैं क्योंकि रक्त सप्लाई बढ़ जाती है, बीच से हल्के रंग के हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो पेप्यूल होते हैं ये हल्के रंग के हो गए, इसके अंदर तरल पदार्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हल्के रंग का, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर। और ये तरल पदार्थ बनने के बाद ये फफोले जैसी संरचना बन जाती है। तरल पदार्थ बनने के बाद ये फफोले जैसी संरचना बन जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ब्लिस्टर। याद रखना क्या बोला जाता है इनको, ब्लिस्टर। अब ये ब्लिस्टर जो होते हैं दबते हैं, सही है। दबने के बाद क्या होते हैं, ये फट जाते हैं, फटने से तरल पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल जाता है और जैसे ये तरल पदार्थ निकलता है तो पस्चूल्स का निर्माण हो जाता है। पस्चूल्स किस प्रकार के होते हैं, पस्चूल्स होते हैं मोटे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, चिपचिपे पपड़ी के समान संरचना होती है, जिनको क्या बोला जाता है, पस्चूल्स बोला जाता है। और ये पस्चूल्स का बनना इस रोग का मुख्य लक्षण है। काउपॉक्स या अपन कह सकते हैं पॉक्स का मुख्य लक्षण क्या है, पस्चूल्स का बनना। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस।
नेक्स्ट आता है इसमें क्लिनिकल साइन, इसके लक्षण। क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल साइन की बात करें तो पहला इसमें क्लिनिकल साइन यह हो गया कि ये जो वायरस है ये त्वचा स्नेही वायरस है। त्वचा स्नेही वायरस। दूसरा इसका लक्षण क्या हो गया, स्तन ग्रंथियों पर फफोले का निर्माण। स्तन ग्रंथियों के ऊपर फफोले का निर्माण। तीसरा इसका लक्षण क्या हो गया, फफोले फूटने के बाद पपड़ी जैसी संरचना का निर्माण। पपड़ी जैसी संरचना का निर्माण, जिसको अपने क्या नाम दिया था, पस्चूल्स। इस पपड़ी जैसी संरचना को नाम दिया था अपने पस्चूल्स। सही है। और ये जो पपड़ी जैसी संरचना है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, स्तन ग्रंथियों के ऊपर आराम से दिखाई देती है। सही है। ये जो पपड़ियाँ जो होती है वो किस प्रकार की होती है, मोटी होती है, अभी बताया था मैंने, मोटी होती है, भूरे लाल रंग की होती है, भूरे लाल रंग की होती है। इसके अलावा चिपचिपी होती है। ये किसके लक्षण हो गए, ये पस्चूल्स के लक्षण हो गए, पपड़ी के लक्षण हो गए। अगला लक्षण इसमें क्या है, चौथा लक्षण, अगर गंभीर स्थिति दिखाई देती है, रोग की गंभीर स्थिति में ये पस्चूल्स जो होते हैं, गंभीर स्थिति में पस्चूल्स घावों में बदल जाते हैं या अल्सर में बदल जाते हैं, घाव का निर्माण कर लेते हैं। गंभीर स्थिति में ये पस्चूल जो होते हैं घाव का निर्माण कर लेते हैं और या अपन कह सकते हैं अल्सर बना लेते हैं। पांचवा लक्षण क्या हो गया, थनों पर सूजन आ जाती है, थनों पर सूजन आ जाती है तथा दूध निकालने में परेशानी होती है। दूध निकालने में परेशानी होती है। छठा इसका लक्षण क्या हो गया, भूख कम लगना, पशु को भूख कम लगती है, भूख कम लगना। अगला लक्षण क्या हो गया, हल्का बुखार, माइल्ड फीवर जिसको बोल सकते हैं। माइल्ड फीवर। नेक्स्ट है जुगाली कम करना, जुगाली कम करना। अगला एक लक्षण हो गया सेकेंडरी मेस्टाइटिस का होना, यानी कि मेस्टाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मेस्टाइटिस देखने को मिल सकता है। मेस्टाइटिस क्या होता है, अडर का इन्फ्लामेशन, आयन का इन्फ्लामेशन जिसको बोल सकते हैं, यानी कि आयन में आपको सूजन देखने को मिलेगी। अगर कोई घाव की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें जो मिल्क होता है वो सड़ा हुआ मिल्क आता है, जिसमें बदबू आती है और ऐसे फटा हुआ मिल्क बाहर निकलता है थनों से, ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मेस्टाइटिस, जिसको अपन हिंदी में या गाँव में थनेला बोलते हैं। ये पॉक्स के जो लीजन्स हैं ये लगभग 2 सप्ताह तक रहते हैं। अगला हो गया इसका 10वां लक्षण, पॉक्स के जो लीजन्स हैं
ये भी आपको मैंने पिस्टूल्स बताए थे, सूखने के बाद जो पपड़ी बन जाती है, वो लगभग 2 सप्ताह तक रहते हैं। पोक्स लीजन्स 2 सप्ताह तक रहते हैं। 2 सप्ताह तक रहते हैं, और अगर गंभीर स्थिति है तो ये कई महीनों भी ले सकते हैं ठीक होने में। गंभीर स्थिति में कई महीने भी ले सकते हैं। सही हो गया। इसके अलावा ये जो पिस्टूल्स जो होते हैं, जो पोक्स के लीजन होते हैं, वो अडर के अलावा कई और जगह, जैसे कि पेरिनियम हो गया, पशु की जो थाई जो होती है, जांघ होती है, इसके अलावा वल्वा, माउथ, स्क्रोटम, ऐसे स्थान पर ये फैल सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके क्या लक्षण हो गए। जैसे कि त्वचा स्नेही है, त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न करता है, स्तन ग्रंथि के ऊपर क्या बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं, वो फफोले फूटने के बाद पिस्टूल्स का निर्माण होता है, जैसे कि पपड़ी जो होती है उसका निर्माण हो जाता है, मोटी होती है, भूरे लाल रंग की होती है और चिपचिपी होती है। ये पिस्टूल्स जो होते हैं वो गंभीर स्थिति के अंदर घाव या अल्सर का निर्माण कर देते हैं, अल्सर के रूप में बदल जाते हैं। थनों पर सूजन देखने को मिलती है, दूध निकालने में परेशानी हो सकती है, भूख कम लगना, पशु को हल्का बुखार यानी कि माइल्ड फीवर, जुगाली कम करना, मेस्टाइटिस की कंडीशन भी कई बार देखने को मिलती है। इसके अलावा पोक्स लीजन्स जो होते हैं वो 2 सप्ताह, मिनिमम 2 सप्ताह तक रहते हैं। 2 सप्ताह तक अगर नॉर्मल स्थिति है रोग की, ज़्यादा गंभीर रोग नहीं है, तो ये 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। और अगर गंभीर स्थिति है यानी कि जो पिस्टूल्स है वो ज़्यादा बड़े हैं, तो उस समय ठीक होने में कई महीने भी ले सकते हैं। तो ये हो गए इसके क्या क्लिनिकल साइन। बाकी इसके डायग्नोसिस ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखें।